नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हमारी जो एनसीईआरटी की कक्षा है, इसमें हम लोग सबसे पहले देख चुके हैं आपके प्राचीन कालीन भारत के इतिहास और दूसरा जो हिस्सा था वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित था। ये जो तीसरा हिस्सा होने वाला है ये आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित होगा, तो जुड़े रहें हमारे साथ। एक-एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। बहुत अच्छी कक्षा है क्योंकि ये कक्षा जो आपकी होने वाली है ये आने वाली जो महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं बीपीएससी, टीआरई 4 इसके साथ-साथ जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ हैं या तो एसएससी की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, ग्रुप डी की परीक्षा है और जीडी की परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। शॉर्ट नोट की तरह देखेंगे, एक-एक करके एक-एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आधुनिक इतिहास शुरू कहाँ से होता है? तो आधुनिक इतिहास जो शुरू होता है, वो प्रारंभ होता है अंग्रेज़ों के आगमन से। तो सबसे पहली जो भारत में कंपनी आई थी विदेश विदेश से, वो पहली कंपनी आई थी पुर्तगाली। जैसा कि आप जानते हैं भारत आने वाले सबसे पहले व्यक्ति पुर्तगाली थे और भारत से जाने वाले आखिरी व्यक्ति भी पुर्तगाली ही थे। गोवा को आज़ाद करके वो 1960 के बाद गए हैं। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, अपनी कंपनी खोली। डच ने 1605 में बनाई, ब्रिटिश ने 1608 में बनाई, डेनिश या डेनमार्क ने 1620 में बनाई और फ्रांसीसी ने 1668 में बनाई। इसके बाद स्वीडिश ने भी अपनी कंपनी बनाई थी, जिसका कोई निश्चित डेट निर्धारित नहीं है। जैसे-जैसे क्रम आगे बढ़ता है, एक-एक करके पॉइंट को देखेंगे। पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत आई तथा सबसे अंत में 1961 में गई। आप जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंतिम में पुर्तगाली गए। विदेशी कंपनियों का जो स्थापना क्रम है, कुछ इस प्रकार से है, एक-एक करके देखेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया कहते हैं, ये 1498 में कोचीन में बनी, कोचीन जो कि केरला में है। और जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ईईआईसी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ये जो कंपनी बनी थी 1600 में बनी थी, सूरत में स्थापित हो गई थी और इसके जो प्रवर्तन देश है आप जानते हैं इंग्लैंड और ब्रिटेन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके प्रवर्तन जो देश थे वो हॉलैंड था। 1602 में ये कंपनी बनी मसूलीपट्टनम में और डेनिश की जो कंपनी बनी थी 1616 में, ये त्रावणकोर में बनी थी। फ्रांसीसी की जो कंपनी बनी थी 1664 में, ये सूरत में बनी थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1731 में, ये आपका चीन में अपना इन्होंने अपना केंद्र बनाया था क्योंकि चीन भी उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली कंपनी के बारे में देखते हैं क्या-क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको पुर्तगालियों के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, उनके व्यापार के बारे में जानने चाहिए, जो परीक्षाओं में वन लाइनर पूछे जाते हैं, एसएससी हो, जीडी हो या तो अन्य रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हो। इसमें सबसे पहला है प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री जो भारत आया था, वास्को डी गामा 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट, केरल की एक जगह है, यहाँ पर पहुँचा और 1505 में फ्रांसिसो दी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय आया। 1510 में अलबुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तो ये उनका विकास क्रम था, इस प्रकार से वो आगे बढ़े। फिर अगला नंबर आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1664 में फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी की स्थापना की। इनके स्थापना करने वाले इनके मंत्री का नाम काल्बर्ट था। इनके प्रयासों से कंपनी स्थापित हुई और उस समय फ्रांस में जो राज था लुई 14वें के शासनकाल में ये कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देस इंडदे इंडसे ये इंडसे ओरिएंटलिस नाम से जाना गया क्योंकि ये नाम फ्रेंच में है, इस तरह से ऐसा इसीलिए लिखा गया है। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रैंको मार्टिन, जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। आप जानते हैं फ्रांसिसो दी अल्मीडा, ये पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर इसको कह सकते हैं और फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम में सूबेदार शेर खां लोदी से पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जिसे कालांतर में पौंडीचेरी कहा गया। पौंडीचेरी जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश भी है। वो उस समय एक गांव था जिसे फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर ने फ्रैंक मार्टिन ने प्राप्त किया था वहां के सूबेदार शेर खां लोदी से। वांडीवाश के युद्ध जो कि 1760 में हुए थे, अंग्रेजी सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसियों को पराजित किया। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। तो
महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं 2 ही हैं, एक वांडीवास का है 1760 में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया, दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अब आते हैं अंग्रेजों पर। अंग्रेज जिन्होंने कई सालों तक हमारे ऊपर शासन किए, क्या था उनका इतिहास, कहाँ से उन्होंने शुरू किया था। सबसे पहले 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद एक एक करके देखेंगे उन्होंने क्या किया था। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाले पहले जो अंग्रेज थे जॉन मिल्डन हॉल था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की जो रानी थी उस समय उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को 15 साल के लिए पूर्व में जाकर व्यापार कर सके ऐसा अधिकार प्रदान किया। इसके बाद 1609 में जेम्स प्रथम को इसके अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हाकिम्स सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1615 में टॉमस रो जो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार में प्राप्त हुआ था। उस समय बम्बई पर जो अधिकार था वो पुर्तगाल का था। पुर्तगाल ने अपनी राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, जिसके बाद उन्हें बम्बई उपहार में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया। तो सबसे पहले बम्बई पुर्तगालियों के पास था, जिसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी रानी कैथरीन को शादी करके बम्बई को उपहार दे दिया। किसे? अंग्रेजों को। फिर जो अंग्रेज ब्रिटिश क्राउन था, जो रानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड 1 वर्ष के हिसाब से किराए पर बम्बई को दे दिया। तो इस प्रकार से बम्बई एक गेंद की भांति इधर से उधर घूमती रही। फिर हम आते हैं महत्वपूर्ण युद्धों पर, जो युद्ध लड़े गए अंग्रेजों के द्वारा। और सिर्फ इन युद्धों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही युद्ध जो थे वो गेम चेंजर थे। यही युद्ध अंग्रेजों के पूरे स्थापत्य को बदल के रख देते हैं, पूरे साम्राज्य को बदल के रख देते हैं। सबसे पहली लड़ाई हुई थी प्लासी के मैदान में। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई हुई। परिणाम ये हुआ, अंग्रेज विजयी हुए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। बंगाल गवा चुके थे सिराजुद्दौला। दूसरा जो युद्ध हुआ था ये बिहार में हुआ था, बक्सर में। 22 अक्टूबर 1764 पहले प्लासी हुआ 57 में, फिर 64 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ। ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। आप जानते हैं ये मुगल बादशाह के ही है। उत्तर मुगल बादशाह जब काल पढ़ेंगे तो आपको शाह आलम मिलेंगे। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की। अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था और हेक्टर मुनरो ने अकेले सबको परास्त कर दिया। परिणाम यह हुआ, अंग्रेज विजयी हुए और वास्तविक सत्ता की स्थापना भारत में अंग्रेजों की बक्सर की लड़ाई के बाद हुई। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण संधियां। कौन सी संधि कब हुई थी? तो सबसे पहली इलाहाबाद की संधि, आप याद रखिए इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। पहली इलाहाबाद की संधि शाह आलम से हुई थी 12 अगस्त 1765 को। द्वितीय संधि शुजाउद्दौला से हुई थी 16 अगस्त 1765। तो अंग्रेजों ने जब बक्सर की लड़ाई जीती तो 64 में अंग्रेजों ने इन सबको हराया और बारी बारी से करके सबसे संधि करी। और संधि में क्या करते थे? संधि में ये लोग कहते थे आप चुपचाप बैठो किनारे, आपको हम पेंशन देंगे, कोई राजकाज मत करो, सिर्फ आपका नाम चलेगा, राज हम चलाएंगे। आगे आते हैं अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। तो 3 युद्ध हुए थे जिन्हें हम इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 युद्ध हुए थे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। पहला युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। एक्स लास शैपेल की संधि हुई थी। युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। दूसरा युद्ध हुआ था कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध रूप में। ये पौंडीचेरी की संधि हुई और अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। तीसरा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1758, 46, 49 और 58। तो याद रखिएगा, डेट आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ये युद्ध लगभग 5 से 6 वर्ष चला। ये 7 वर्ष युद्ध चला था 58 से 63 तक। तो आपको भूलना नहीं है। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। पेरिस की संधि हुई 1763 में और फ्रांस की पराजय होगी। इस प्रकार फ्रांस तीनों युद्ध एक तरह से हार ही जाता है, कर्नाटक युद्ध। आगे जो युद्ध आते हैं आपके महत्वपूर्ण, वो 4 प्रमुख आंग्ल और मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर, मैसूर कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक भारत का
दक्षिण भारतीय राज्य है जहाँ वर्तमान समय में सिद्धरामैया की सरकार है। IT सिटी है बैंगलोर। ये वहां पर जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, आंग्ल और मैसूर युद्ध के नाम से 4 लड़ाइयाँ, ध्यान दीजिएगा। आंग्ल मैसूर 1767 से 69 ईस्वी तक। हैदर अली के शासनकाल में जो अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लड़ा था उनका नाम था लॉर्ड वेलेस। मद्रास की संधि हुई। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा, ये हैदर अली के शासनकाल में ही लड़ी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग अंग्रेजों का गवर्नर था, वहां से उसने लड़ाई की और मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर हैदर अली के बाद उसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने 2 युद्ध लड़े, तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790, 1792 और 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान दोनों युद्ध, पहला युद्ध लॉर्ड कार्निवाल से लड़ा श्रीरंगपट्टनम में, जहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। दूसरा युद्ध लड़ा लॉर्ड वेलेजली से, मैसूर की गद्दी पर आड्यार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मृत्यु हो गई और वहां पर एक छोटे से बालक को बैठा दिया गया। आगे की जो महत्वपूर्ण आपके युद्ध हैं वो हैं अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, क्योंकि बहुत सारे देश में बहुत सारे शासक हमारे हुए हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। तो शासक एक दूसरे से बटे हुए थे, एक साथ नहीं रहते थे, इसीलिए ये अलग अलग युद्ध लड़े गए। आपको अलग अलग पढ़ने, अगर सब एक करके लड़ते तो अंग्रेज कभी यहाँ पर राज्य नहीं कर पाते। उसी क्रम में महाराष्ट्र को और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में मराठाओं ने पकड़ बना ली थी। वीर शिवाजी ने पकड़ बनाई और वीर शिवाजी को हराने के लिए अंग्रेजों की सेना निकल पाई, जिसमें 3 मराठाओं से युद्ध हुए। 4 आपके युद्ध हुए थे कर्नाटक में टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ। आपके फ्रांसीसियों के साथ भी युद्ध हुए थे अंग्रेजों के। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 3 युद्ध मराठाओं से हुए थे। पहली युद्ध हुई थी आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में, सालाबाई की संधि से खत्म हुई। अंग्रेजों को सालासेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधव राव नारायण पेशवा बना तथा राभोआ को पेंशन दी गई। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन दे के भेज दिया कि भैया आप राज, बस आपका नाम चलेगा, राज हम ही चलाएंगे। दूसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, इसमें ये 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। देवगांव की संधि हुई अंग्रेज एवं भोसले के मध्य। सुजनी अर्जन की गांव की संधि हुई अंग्रेज एवं सिंधिया के मध्य। राजपुर घाट की संधि हुई लॉर्ड वेलेजली जॉर्ज बालो के द्वारा होलकर की संधि की गई। तो जो मराठा थे वो कई भागों में बढ़ चुके थे, भोसले, होलकर और आपके सिंधिया, ये सब भागों में बढ़ चुके थे पेशवाओं के बाद। इसीलिए अलग अलग होकर इन्हें लड़ना पड़ता था। अंग्रेजों ने अलग अलग करके एक एक करके सबको हराया। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 में, पूना की संधि हुई, ग्वालियर की संधि हुई, मंदसौर की संधि हुई। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया और पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। इस प्रकार मराठाओं का भी साम्राज्य एक तरह से अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। उसके बाद आपका आता है आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, मराठाओं के बाद सिखों ने भी उन्हें चैलेंज किया, तो 2 सिखों के युद्ध हुए। सबसे पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 के बीच में। दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह, इन लोगों ने मिलकर लॉर्ड हार्डिंग से लड़ाई की। लाहौर की संधि हुई, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी इस लड़ाई के बाद। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ दिलीप सिंह और अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी के बीच में। यहाँ पर अमृतसर की संधि हुई। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया। तो सबसे पहले जो कोहिनूर हीरा था वो दिलीप सिंह के पास था, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को समझेंगे। आप जानते हैं कि कंपनी यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, लेकिन जो उपयुक्त आपने युद्धों को पढ़ा, एक एक युद्ध को जीतते हुए कंपनी एक एक करके सबको हराते हुए एक तरह से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। इसीलिए जो यहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, यहाँ के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, उन्हें गवर्नर के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन गवर्नर है, कौन गवर्नर जनरल है, कौन वायसराय है। आप इसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में समझिए। तो सबसे पहले जो गवर्नर बने, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहली लड़ाई लड़ी प्लासी की महत्वपूर्ण, बंगाल में सबसे पहले बंगाल को जीता। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के जो शासक थे उनको हराकर पहला जो गवर्नर बना बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग बना। पूरे देश में ये लोग नहीं आए हैं, अभी सिर्फ बंगाल में आए हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। घेरे की नीति मतलब रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध और सालाबाई की संधि, और भारत में न्यायिक सेवा का जनक। इन सब कार्यों को करने वाला वॉरेन हेस्टिंग था। अगला जो गवर्नर जनरल आपका है वो है लॉर्ड कार्निवाल्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लॉर्ड कार्निवाल्स 1786 से 1793, 73 से 85, फिर 86 से 93। इसने तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ी, श्रीरंगपट्टनम की संधि कराई, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कराई। आपको महत्वपूर्ण बातों को सिर्फ इतना याद रखना है कि इसने कौन सी नीति लागू की। युद्ध से क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ साथ नीतियों से आते हैं। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, उसने न्यायिक सेवा को जनक कहा जाता है। रिंग फेंस की नीति इन्हें दी और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट दी। कार्निवाल्स ने क्या दिया? कार्निवाल्स ने स्थायी बंदोबस्त दिया। 5 अक्टूबर 1805 को कार्निवाल्स की मृत्यु गाजीपुर में हुई। उसी पर वहीं पे कब्र इसका स्थित है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कार्निवाल्स को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक करके। अगला है लॉर्ड वेलेजली, 1798 से 1805 सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि क्या होता है? राजाओं को हराकर उनसे सहायक संधि करता था और विदेश नीति, रक्षा और धन पैसे का व्यापार ये सब वहीं देखते थे, और नियम बनाने की जिम्मेदारी अंग्रेज देखते थे, राजा सिर्फ नाम का होता था। ऐसी संधि बना दी उसने। तो सबसे पहले सहायक संधि के द्वारा इसने हैदराबाद को हड़पा 1798 से 1800 में, फिर मैसूर को हड़पा, फिर तंजौर को हड़पा, अवध को, पेशवा को, भोसले को, सिंधिया को, ऐसे ऐसे करके सबको हड़प लिया। इसके बाद ही जो 1857 की क्रांति हुई, तब जाके इन सबको किनारे या मुक्त किया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था एवं बसीन की संधि इसके काल में हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के काल में हुई, बिल्कुल मत भूलिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग पर आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध इनके बाद हुई थी। हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1818 में हस्टिंग ने ही पेशवा पद की समाप्ति की। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। अवध एवं उत्तर पश्चिमी राज्यों प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला लॉर्ड हेस्टिंग था। अगला जो गवर्नर जनरल था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 1813 से 1823 के बाद अगला गवर्नर जनरल जो बना 28 में बना लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1835 तक तो यह था बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड देखिए प्रमुख जो तीन थे, हेस्टिंग, कार्निवाल्स, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्निवाल्स और लॉर्ड हेस्टिंग। इनके बाद जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, इन चारों के बाद जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम वेटिंग था। और वेटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है, क्योंकि बेंटिंग के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश पर एक तरह से आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1829 में कुछ 17 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 को पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ। बेटिंग के कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी को समाप्त किया। तो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इन्होंने सती प्रथा खत्म की। ये पहले बंगाल के अंतिम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और क्या था? कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा की समाप्ति कर दी। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले गवर्नर जनरल हमारे हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के काल में समाप्त हुआ। सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, 1843 में एक्ट 4 के द्वारा। फिर उसके बाद आपके गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड डलहौजी। आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, 29 मार्च 1849 को पंजाब में अंग्रेजी राज्य का विलय करा लिया गया। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया, जो कि वर्तमान समय में भी महारानी विक्टोरिया के सिर पर विराजमान है। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई और हड़प नीति के तहत एक तरफ से सारे राज्यों का हड़प करना शुरू किया। सबसे पहले सतारा 1848 में,
फिर जैतपुर, संबलपुर 1849 में, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, फिर 1856 में अवध। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया। भारत में रेलवे के जनक 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई और रेल का परिचालन 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली। तो भारत में पहली रेल जो चली थी 1853 में, वो बंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली और दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य इन्हीं के शासनकाल में चली। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी जो ये विभाग है, इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। अगले गवर्नर जनरल थे हमारे एकदम महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग, ये भूलिएगा मत। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय हैं। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, इन्हीं के काल में हुआ। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय बने। कंपनी के शासन का अंत हुआ और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। शासन जो था कंपनी से हटकर ब्रिटिश क्राउन के मध्य आ गया। अगले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मेयो। 1871 में इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया। 1865 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में हाई कोर्ट पहले, सुप्रीम कोर्ट पहले ही था, जिसे बाद में दिल्ली शिफ्ट किया गया। भारत में प्रथम जनगणना जो कराई थी वो लॉर्ड मेयो ने ही कराई थी। 1869 से 1872 तक ये रहे। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला है लॉर्ड लेटन, 1876 से 1880। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयुक्त की इन्होंने नियुक्ति की। बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें लॉर्ड मेयो ने कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन बने, इन्होंने एक आयोग की नियुक्ति की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रेस पर ये पाबंदी लग गई थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में हुआ। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई। तो लॉर्ड लिटन को आप भूलिएगा मत। मेयो ने हाई कोर्ट दिया, पहली जनगणना कराई, पुरातत्व विभाग को बनाया और कैनिंग ने पहली स्वतंत्रता संग्राम में इनकी लड़ाई, इन्हीं के काल में लड़ाई हुई। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय बनाए। मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। और आपके जो सबसे पहले महत्वपूर्ण थे आपके लॉर्ड डलहौजी, इनके शासनकाल में रेलवे, पीडब्ल्यूडी ये सब बना। अगला है लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना रिपन के काल में स्टार्ट हुई। 1881 में भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई। स्थानीय स्वशासन की प्रस्ताव की नीति इन्होंने पारित किया। इसीलिए स्थानीय स्वशासन जो आपकी नगर पंचायत है, नगर निगम है, इसके जनक जो है लॉर्ड रिपन ही है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग गठन किया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त किया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय एओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। 1857 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लॉर्ड डफरिन भूलिएगा मत। अगले जो महत्वपूर्ण आपके हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, इन्होंने कई आयोगों का गठन किया, जिसे आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 1900 में अकाल आयोग, 1901 में सिंचाई आयोग, 1901 में रेलवे आयोग, 1902 में पुलिस आयोग, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग। तो 2 में विश्वविद्यालय और पुलिस आयोग, 1 में सिंचाई और रेलवे आयोग, अकाल आयोग 1900 में। किसके किसके काल में ये अध्यक्ष कौन कौन थे? अकाल आयोग के अध्यक्ष है सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। 1901 में सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट माक्रिफ। रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रूज फ्रेजर और विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे सर थॉमस रैली। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसकी स्वीकृति घोषित कर दी। सबसे विवादित फैसला इनका था बंगाल का विभाजन करना। दूसरे जो शासक अगले जो आपके वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन करवाया। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए
पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई, देश को बांटने का काम किया। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 ये आपके अगले वायसराय थे। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की 1911 में। तो पहली बार लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। अगले गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। आपके वायसराय है लॉर्ड रीडिंग। एक ऐसे वायसराय जो एकमात्र यहूदी हैं, यहूदी वायसराय थे। अंग्रेज ये क्रिश्चियन नहीं थे। 1922 में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित कराई और 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना कराई। लॉर्ड इरविन देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हर्टोग बटलर समिति की नियुक्ति करी। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो ये इसके अध्यक्ष थे। वायसराय इनके थे भारत के लॉर्ड इरविन। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अगले आपके जो गवर्नर वायसराय हैं उसका नाम है लॉर्ड लिन लिथगो। 1936 से 44 तक पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 में संपन्न हुआ। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। 42 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अगस्त क्रांति का प्रारंभ हुआ जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। तो लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन आया था। लॉर्ड लिन लिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन या तो करो या मरो का नारा दिया गया। अगले आपके गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक। शिक्षा हेतु सुधार जो सार्जेंट योजना थी 1944 इसकी घोषणा इन्होंने ही की थी। वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। फिर उसके बाद आते हैं 1947 से 48 के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। पहले आजाद भारत के यही गवर्नर जनरल बने थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा लिखी गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। फिर अगले गवर्नर जनरल जो थे वो भारतीय थे जिनका नाम था श्री सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल जैसा पद खत्म कर दिया गया था। अब हम आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहला था स्थायी बंदोबस्त जिसे हम जमींदारी कहते हैं। जमींदारी प्रथा 1793 में शुरू हुई लॉर्ड कार्नवालिस के काल में। फिर दूसरी है रैयतवाड़ी 1820 में, ये टॉमस मुनरो के काल में हुई। फिर है महालवाड़ी 1822 में। एक तरह से ये जमींदारी व्यवस्था ही थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से लगाया गया था। तो जो जमींदारी व्यवस्था थी या स्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड उत्तरी कर्नाटक में लगा था। इसमें ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग कवर होता था। भूमि अधिकृत जमींदार को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। तो जमींदार जो है कुछ भी काम कराता था, मजदूरों से परेशान करता था। रैयतवाड़ी जो लगी थी बम्बई, मद्रास और असम में लगी। 51% ब्रिटिश भारत का भूभाग था। भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। अगला है महालवाड़ी। महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य पंजाब में लगा। ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग इसमें था। भूमि गांव पर अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया की होती थी। ध्यान दीजिएगा जमींदारी प्रथा में जमींदार देता था, रैयतवाड़ी में किसान देता था और महालवाड़ी में मुखिया देता था। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 1793, 1820, 1822 ऐसे ऐसे करके लगाया गया है इसमें। अगला है ब्रिटिश काल की कुछ समितियां। पहला है इनाम आयोग। इनाम अध्यक्ष इसके थे लॉर्ड डलहौजी के काल में बना। भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने इससे बनवाया था। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड रिल्टन के काल में हुआ अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए। स्ट्रेची आयोग भूलिएगा मत। अगला है हंटर आयोग। विलियम हंटर की अध्यक्षता में बना लॉर्ड रिपन के काल में शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन के हेतु।
हर्शेल समिति लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ। टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए मैकडोनल आयोग सर एंटोनी मैकडोनल लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। दुर्छी स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आया था। स्ट्रेची आयोग 1878 में आया था। स्ट्रेची ने ही अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए ये आयोग लेके आए थे और मैकडोनाल्ड ने उसकी समीक्षा की थी, सुझाव दिया था। मानक्रिक आयोग, इसे सर वोल्विन स्कॉट मानक्रिक ने दिया था लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रहते हुए, जो कि सच्चाई के लिए थी। तो ये आपके महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हो गए। आगे के पॉइंट में हम देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है फ्रेजर आयोग। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहते हुए बनी पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना इसका काम था। दूसरा था सैंडलर आयोग। माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में बनी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय रहते यह आयोग बना और कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए। अगला है बटलर समिति। हाईकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के काल में यह बनी। ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया था। तो धन निष्कासन की दो सिद्धांत थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला सिद्धांत था जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक जो थे वो थे दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने दो सिद्धांत दिया। पहला दिया था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि अन ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर पॉवर्टी कैसी थी, गरीबी कैसी थी भारत में। ये पुस्तक एक लिखी थी इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड के ऊपर इंडिया का कितना कर्ज है, इंडिया ने कितना कर्ज दिया इंग्लैंड को। अगले जो विचारक आपके थे रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन नामक पुस्तक का विमोचन किया। अब आगे हम चलते हैं 1857 का विद्रोह। इसकी कक्षा जो हो अगली वीडियो में आपकी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है। आइए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट करके बताइए और अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में छोड़िए। थैंक यू सो मच।